ये सिर्फ वित्तीय शैक्षिकी वीडियो है। कृपया अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 30s के दशक में फाइनेंशियल प्लानिंग और ख़ास तौर पर म्यूचुअल फंड्स की। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, गाइड्स हैं और इन्हीं से हम ख़ास बातें निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, 30s का जो वक्त होता है ना, अक्सर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, करियर में भी तेजी आती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज़रूरी टाइम है पैसे को संभालने और लंबे समय के लक्ष्यों के लिए तैयारी करने का, जैसे घर लेना है या शायद फैमिली प्लानिंग, रिटायरमेंट। सही कहा। तो आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, टैक्स का क्या सीन है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही कि 30s में ही क्यों, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है इस उम्र में? क्या इसलिए कि टाइम ज़्यादा मिलता है? हाँ, टाइम तो एक बड़ा फैक्टर है ही। आपके पास अपने निवेश को बढ़ने देने के लिए कई साल होते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, इस दशक में अक्सर लक्ष्य ज्यादा साफ होने लगते हैं। तो पहली चीज है एक पक्का बजट बनाना। जैसे वो 50-30-20 वाला रूल है ना। हाँ, सुना है। 50% ज़रूरतें, 30% इच्छाएं और 20% बचत। बिल्कुल। और फिर एक इमरजेंसी फंड, ये बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा अलग रखना चाहिए, किसी भी अनहोनी के लिए। सही। और हाँ, अगर कोई महंगा कर्जा है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, तो उसे चुकाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें, बजट, इमरजेंसी फंड, कर्ज। लेकिन पैसा बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड्स का नाम बहुत आता है। ये हैं क्या असल में? देखिए, आसान भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड एक तरह का पूल है। बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह डालते हैं। अच्छा। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। वो सारे पैसे को लेकर उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और भी चीजों में। ओके, मतलब हमारा पैसा एक ही जगह नहीं लगता। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा फायदा है, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क बढ़ जाता है। हाँ। और आप बहुत छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए महीना भी, एसआईपी के जरिए। हाँ, ये SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तो काफी पॉपुलर है। छोटी शुरुआत के लिए बढ़िया है। पर 30s में किस तरह के फंड्स देखने चाहिए? क्या थोड़ा रिस्क लेना ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पास समय है। मान लीजिए 20-30 साल या उससे भी ज्यादा, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे थोड़े ज्यादा रिस्क वाले ऑप्शंस देख सकते हैं, जिनमें रिटर्न भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। हाँ, लंबे समय में उनमें बेहतर रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। पर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। वो एक अंगूठे का नियम है ना, 100 में से अपनी उम्र घटा दो, हाँ, तो जो नंबर आए करीब उतना प्रतिशत आप इक्विटी में रख सकते हैं। ये बस एक गाइडलाइन है। हाँ। लेकिन सबसे जरूरी चीज धैर्य। धैर्य। हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा था, एक कहानी थी। 2008 की मंदी में किसी का पोर्टफोलियो -14% नीचे चला गया था। बाप रे। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी SIP बंद नहीं की, जारी रखी। और अगले 10 सालों में न सिर्फ वो नुकसान पूरा हुआ, बल्कि जबरदस्त प्रॉफिट भी बना। अच्छा, तो मतलब बाजार गिरे तो डरना नहीं है? बिल्कुल नहीं। डर कर SIP बंद कर देना शायद सबसे आम गलतियों में से एक है। समझ गए, ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, निवेश तो कर लिया, धैर्य भी रख लिया, लेकिन फिर आता है टैक्स। इसका क्या हिसाब किताब है म्यूचुअल फंड्स में? हाँ, टैक्स वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, म्यूचुअल फंड से कमाई 2 तरह की हो सकती है, एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। ओके। 2020 के बाद से नियम यह है कि जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, और फिर आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, डिविडेंड का तो सीधा है। और कैपिटल गेन मतलब जब हम मुनाफे पर अपने यूनिट्स बेचते हैं। हाँ, कैपिटल गेन टैक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने निवेश कितने टाइम तक रखा, होल्डिंग पीरियड, और फंड कौन सा है, इक्विटी है या डेट। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? इक्विटी फंड्स में अगर आप 12 महीने यानी 1 साल से पहले बेचते थे तो मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो ज्यादा है, करीब 15%। ओह, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 महीने या उससे ज्यादा रख कर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो कम है, 10%, और वो भी साल में 1 लाख रुपए फंड्स पर। अब चाहे आप कितनी भी समय बाद बेचें, मुनाफे को हमेशा शॉर्ट टर्म गेन ही माना जाएगा। क्या मतलब हमेशा शॉर्ट टर्म? हाँ, और उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। पहले जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था ना, महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करने वाला,
वो भी अब खत्म कर दिया गया है इन नए निवेशों के लिए। अरे ये तो बहुत बड़ा चेंज है। मतलब डेट फंड्स अब टैक्स के लिहाज से उतने फायदेमंद नहीं रहे। हाँ, खासकर ज्यादा टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए ये एक बड़ा बदलाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो एसआईपी में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश होता है, उसका टैक्स कैसे लगता है? मैंने फाइफो के बारे में सुना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, फीफो नियम लगता है। इसका मतलब है कि जब आप कुछ यूनिट्स बेचते हैं तो ये माना जाता है कि आपने वो यूनिट्स बेची जो आपने सबसे पहले खरीदी थी। अच्छा। एसआईपी में क्योंकि हर महीने की खरीद डेट और कीमत अलग होती है, तो टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा हो सकता है, खासकर जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं और बीच में कुछ बेचते हैं। और हाँ, एक और बात, इक्विटी फंड खरीदने या बेचने पर एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है, करीब 0.1%। डेट फंड पर यह नहीं है। बाप रे, टैक्स का मामला तो सच में ध्यान से समझने वाला है। खैर, निवेश करते समय और किन आम गलतियों से बचना चाहिए? एसआईपी बंद करने वाली बात तो हो गई। हाँ बिल्कुल। एक और बहुत कॉमन चीज है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, वो दूसरों को देखकर पैसा लगाना। हाँ, किसी दोस्त ने बताया या कहीं पढ़ लिया कि फलाना फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और बिना सोचे समझे उसमें पैसा डाल दिया। ये खतरनाक हो सकता है। सही बात है। या फिर आजकल सोशल मीडिया पर फिनफ्लुएंसर बहुत हैं, उनकी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना भी ठीक नहीं। अपनी रिसर्च जरूरी है। और बिना लक्ष्य के निवेश करना। हाँ, वो भी एक बड़ी गलती है। आप पैसा क्यों लगा रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई? लक्ष्य साफ होना चाहिए, उसी हिसाब से निवेश चुना जाता है। आजकल ये रोबो एडवाइजर भी काफी आ गए हैं, क्या वो मदद कर सकते हैं इन सब में? देखिए, रोबो एडवाइजर शुरुआत करने वालों के लिए ठीक हो सकते हैं। वो कम फीस लेते हैं, इस्तेमाल में आसान होते हैं और एल्गोरिदम पर आधारित सलाह देते हैं। लेकिन जब बाजार बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो या आपकी जरूरतें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हों, जैसे टैक्स की बारीकियां या जायदाद की प्लानिंग, तब शायद एक अनुभवी इंसान, एक ह्यूमन एडवाइजर ज्यादा बेहतर सलाह दे सकता है। वो आपकी पूरी सिचुएशन समझकर गाइड कर सकता है। शायद दोनों का मिक्सचर बेस्ट हो। ओके। और हाँ, फंड चुनते समय उसका एक्सपेंस रेशियो यानी सालाना फीस और एग्जिट लोड, मतलब जल्दी बेचने पर लगने वाला चार्ज, ये देखना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 30s का दशक अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सेट करने का एक बहुत अहम पड़ाव है। हाँ, म्यूचुअल फंड इसमें एक अच्छा टूल हो सकते हैं अगर हम अपने लक्ष्य साफ रखें, टैक्स समझें, सब्र रखें और हाँ, आम गलतियों से बचें। एकदम सही कहा आपने। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाता हूँ सबके सोचने के लिए। बताइए। क्या हम अपनी बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, जैसे मान लीजिए शादी हुई, बच्चे हुए, नौकरी बदली, क्या हम रेगुलरली अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को दोबारा देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं? ये अच्छा सवाल है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। ये एक जीवित प्रक्रिया है जिसे वक्त के साथ बदलते रहना पड़ता है।